हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट्स के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कोई एक पर्सन के ऐसे क्लेम जो रीजनेबल हो, जो सही हो, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, जिसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया हो, मतलब पहचाना हो, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही हो और स्टेट उसे क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे आप क्या कहोगे, राइट्स कहोगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास राइट है कि आप बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास राइट है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे राइट्स क्या है, सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी करे हैं और आपको स्टेट ने प्रोटेक्ट भी किए हैं। अब हम देखेंगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट्स, की राइट्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। तो राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, सबसे पहला इंश्योर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या करता है बेटा, आपका फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब किसी एक अकेला पर्सन का जो फ्रीडम होती है उसको इंश्योर करता है आपका राइट्स। ठीक है, सेकेंड है प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर्स बाय गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है गवर्नमेंट का क्या काम है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये भी बताता है कि गवर्नमेंट में क्या लिमिट होगी, और उस लिमिट को कौन बताता है, आपका राइट्स बताता है। हेल्प्स इन बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सोसाइटी को बनाने में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब कि आप सबके पास एक राइट टू वोट है, आपके पास कि आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। ये सारे जो है इसको और बिल्ड करने में और स्ट्रेंथन करने में कौन काम करता है, आपका राइट्स। प्रमोट इक्वेलिटी एंड जस्टिस, इक्वेलिटी और जस्टिस को प्रमोट करता है ये आपका, कि सभी इक्वल होंगे, सभी ट्रीट करेंगे। आगे हम और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, कि जो ह्यूमन है उसको कैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये सब चीजें कौन बताता है, आपका राइट्स बताते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके बुक के अंदर इन चीजों को और समझने के लिए 2 केस स्टडीज दे रखी है। सबसे पहली केस स्टडी एशियन गेम कंस्ट्रक्शन केस दे रखा है 1982 में। इस केस स्टडी में क्या है बेटा, इस केस स्टडी में ये हुआ कि 1982 में जब एशियन गेम होने वाला था, तो उस टाइम बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मतलब वर्कर्स की जरूरत पड़ी, जो काम करते हैं, सब जो बनाते हैं चीजों को, उन वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। लेकिन जब देखा गया वहां पर, जब सोशलिस्ट वगैरह आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं, जिन जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम पेमेंट मिल रही है, बहुत कम वेजेस मिल रहे हैं, और बहुत बेकार कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है। तो फिर जब ये केस गया आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो चीजें आप कर रहे हो, ये क्या है, एक फोर्स्ड लेबर है, बेगार जिसे हम कहते हैं, ये एक बेगार है। एंड ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इंश्योर प्रॉपर वेजेस, कि भाई ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि भाई सबको एक मिनिमम वेजेस जितनी होती है वो मिलनी चाहिए। तो एक केस आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या था इस केस के अंदर, कि आपके पास एक राइट है जिसके अगेंस्ट में आप जो चाइल्ड लेबर है वो बंद है, आपकी बेगार लेबर फोर्सफुली जब काम करवाया जाता है वो सब चीजें बंद कर रखी है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा आपका मैकल लैलुंग जो केस है, ये भी है आपके, जो लैलुंग थे वो बहुत मेंटली चैलेंज्ड पर्सन थे। इस केस में बेटा क्या हुआ कि इनको एक जेल में डाला गया। ठीक है, बहुत कम एज में इनको डाल दिया गया। ठीक है, और जब डाला गया तो पाया गया कि भाई एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है ये। फिर इनको डॉक्टर के पास लेके गए, मतलब इनका इलाज वगैरह करवाया, और जब वो बहुत टाइम निकल गया, लाइक 54 ईयर्स निकल गए इनको जेल के अंदर, ये 77 ईयर्स के जब हुए ना, तब इनको जेल से निकाला गया। ठीक है, और 54 ईयर से रहे, और बिना किसी ट्रायल के, आपको पता होगा ट्रायल वगैरह होता है केसेस के अंदर, और तब जाके पता चलता है कि भाई कौन पर्सन मतलब गिल्टी है, कौन निर्दोष है, कौन सही है, और किसने क्राइम किया है, और जब ही हम क्लियर कर पाते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, उनको कोई ट्रायल पे लेकर ही नहीं गया, और मतलब 54 ईयर्स तक इनको पता ही नहीं चला कि भाई ये इन्होंने किया भी है क्राइम या नहीं भी किया है क्राइम। तो इससे क्या हुआ, आपका पर्सनल लिबर्टी जो उनकी थी वो वायलेट हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा बिल ऑफ राइट्स के बारे में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में, ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, और यूएसए में भी बिल ऑफ राइट्स है। बिल ऑफ राइट्स मतलब बेटा जहां पर स्पेशली एक लिस्ट दे रखी है कुछ राइट्स की, लिस्ट ऑफ राइट मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द
कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई ये इतने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है ये कि इनको अलग से एक लिस्ट में लिख रखा है कि अगर कोई भी स्टेट कुछ भी बना रही है तो इनको ध्यान में रखते हुए काम करेगी। आगे हम देखेंगे अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। राइट्स हमने समझा क्या होता है, इंपॉर्टेंस हमने समझी। अगर हमारे पास राइट्स नहीं होंगे तो ऐसे दो जो इंसिडेंट पहले दो केसेस में हुए हमारे साथ भी हो सकती है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट आर द बेसिक राइट्स guaranteed by the Indian Constitution to protect the freedom, equality, dignity of individual। dignity मतलब एक रिस्पेक्ट होना लोगों की, स्टेटस होना, ठीक है। और ये क्या होता है? एनफोर्सेबल होते हैं। एनफोर्सेबल मतलब एक जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल, जस्टिसेबल का मतलब होता है बेटा कि इसको अगर आप कोई भी वायलेट करता है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट कोई वायलेट करती है तो आप कहाँ जा सकते हो? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट जा सकते हो। अब फंडामेंटल राइट्स और बाकी जो राइट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? ऑर्डिनरी राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस। ऑर्डिनरी राइट्स जो होते हैं बेटा ये लीगल प्रोटेक्ट होते हैं, और ये जो प्रोटेक्ट होते हैं ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं। मतलब इसको अलाउ जो बनाया जाता है वो एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू बनाया जाता है, जबकि फंडामेंटल राइट को बनाया भी जाता है, प्रोटेक्ट भी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और जो ऑर्डिनरी लॉ में अगर कोई चेंज करना है आपको, ठीक है, चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो लेजिस्लेचर होता है, जो पार्लियामेंट होती है आपकी, वो क्या कर सकती है? आपका ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू इसको चेंज कर सकती है। जबकि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड मतलब चेंज करना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका फंडामेंटल राइट चेंज होंगे। हम देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 22 पार्ट्स है जब बनाया गया था, और अब कितने हो गए? 25 पार्ट्स हो गए हैं। तो उसमें से जो आपका थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट आपका क्या कहलाता है? थर्ड पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। अब कितने फंडामेंटल राइट है हमारे? कितने हैं? 6। कितने फंडामेंटल राइट है? 6। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। अब 7 को हटाकर 6 हो गए हैं, क्योंकि पहले एक आपके पास राइट था जिसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। पहला एक राइट क्या था बेटा आपका? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में हटाकर 44th अमेंडमेंट किया गया, और उस 44th अमेंडमेंट को हटाकर क्या कर दिया गया? इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक नॉर्मल लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। एग्जाम पे बेटा 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है? तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? लीगल राइट है, ठीक है। अब इस जब ये राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था बेटा, तब एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि क्या पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कोई राइट नहीं है। बट बाद में एक केस आया और इस कंट्रोवर्सी को फाइनली खत्म किया गया, जिसको कहा गया केशवानंदा भारती केस। इस केस में क्या बोला पार्लियामेंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस में कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बेसिक स्ट्रक्चर जो मेन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा चेंज हो गया, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम एक एक करके बाकी राइट्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, पहला राइट है हमारा राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी जो है हमका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। मैंने आपको आर्टिकल्स लिख के दे दिए हैं, एग्जाम में वैसे नहीं आता है प्रॉपरली, बट आप समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40, कि सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। दूसरा है आपका नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली, ओनली वर्ड है बेटा यहाँ पर, ओनली लिखा हुआ है ये, ओनली रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी लोग, किसी भी पर्सन के सामने, किसी भी पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ को मानते हुए, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। इसी का 15 का ही पार्ट है ये, कि आप क्या करोगे? किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा सकते हो, चाहे वो शॉप्स हो, चाहे वो होटल्स हो, कहीं भी जो पब्लिक प्लेस होते हैं जहां पर आप जा सकते हो। इसके अलावा आपका 16 आर्टिकल क्या कहलाता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी
जेंडर से बिलोंग करते हो या कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब पब्लिकली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें अलाउ होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके अलावा है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कि अनटचेबिलिटी आपको पता होगा, जब हम पहले इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया में बहुत सारा अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम होता था। अनटचेबिलिटी वाला लोअर कास्ट अपर कास्ट ऐसा वाला जो सिस्टम होता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को छूती तक नहीं थी, ये वाला जो सिस्टम था उसको हमने हटा दिया एक आर्टिकल के थ्रू बताते हुए। इसके अलावा आर्टिकल 18 आपका जो है वो क्या कहलाता है आपका, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कि जो भी टाइटल्स देते थे पहले, वायसरॉय टाइटल हो गया, गवर्नर जनरल टाइटल हो गए, इन सबको टाइटल्स को हटा दिया गया। सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक मतलब इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जिसमें मिलता है उन सबको हटाकर आप बाकी किसी भी जगहों में आपको टाइटल नहीं दिया जा सकता, आप टाइटल नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब प्रियम्बल अगर आप ओपन करके देखोगे तो प्रियम्बल में भी आपको दो टाइप की इक्वलिटी देखने को मिलेगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस मतलब कि भाई आप सभी इक्वल हो, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी चाहिए जॉब्स के अंदर, और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब इन एक्सेप्शंस को हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एक्सेप्शंस है ये इक्वलिटी को खत्म कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है आपका, इसको बेटा क्लॉज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, क्लॉज। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है आपका, अलाउ स्टेट्स टू मेक प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ द सर्टेन पोस्ट और सर्विसेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। कि भाई जो एससी है, जो एसटी है, ओबीसी वगैरह, एससी एसटी ओबीसी, इन सब के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस होता है। अगर आप देखोगे हर बार, मतलब आप इंस्टीट्यूशन में देख लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देख लो, किसी भी जॉब्स वगैरह में देखोगे, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस है इसका मतलब ये नहीं है कि जो राइट टू इक्वलिटी है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब बेटा कि हम सबको अलाउ है, हम अपनी मर्जी से एक मतलब स्वतंत्र है, हिंदी में कहते हैं इसको स्वतंत्र। हम सब क्या है, स्वतंत्र है, हम सब आजाद हैं क्या क्या करने के लिए, अब नीचे लिखा हुआ है आपको। सबसे पहला आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स है आर्टिकल 19 में 6 पार्ट्स है। तो पहला ये है, दूसरा आपका ये फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, तीसरा ये है। तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपने जो भी थॉट्स वगैरह है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बोल सकते हो, ये सारे आपके पास राइट है। सेकेंड है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, कि आप असेंबली वगैरह पीसफुली शांति से बना सकते हो। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि आप कोई भी एसोसिएशन को बना सकते हो। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कि आप फ्रीली कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हो, इंडिया में ही आप कहीं भी रह सकते हो, रिजाइड एनीवेयर। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन, चाहे आप डॉक्टर लो, इंजीनियर लो, सीए लो, कुछ भी लो, आप कोई भी प्रोफेशन को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके आर्टिकल्स 19, ठीक है। अब है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपका कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि भाई अगर आपने कोई भी ऑफेंस कर दिया, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया या जो भी है, उस पर्सन के अकॉर्डिंगली क्या क्या उसके पास राइट्स है। सबसे पहले, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, की अगर एक बार उसको किसी क्राइम के लिए सजा मिल चुकी है तो उसको दोबारा उसी क्राइम के लिए सजा नहीं मिलेगी। दूसरा आपका, नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम एबिडेट, कि भाई कोई पुराने टाइम के अकॉर्डिंगली आप किसी भी एक्शन को इलीगल नहीं कर सकते। हो सकता है पहले जो आप आज कुछ कर रहे हो वो पहले इलीगल था, लेकिन आज वो लीगल हो गया है, तो आप उसको बैक डेट के अकॉर्डिंग इलीगल नहीं बोल सकते हो। या अगर आपने जब क्राइम किया गया था आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंग सजा मिली जाएगी। नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि कोई भी अपने, अगर मान लो कोई केस चल रहा है और उसने कोई केस बोला, केस डाला, और उसने बाद में पता चला कि उसके ऊपर प्रेशर बना के या अगर उसके अगेंस्ट में उसको बुलवा रहे, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप अपने अगेंस्ट में ही बोलो। अगला है राइट टू 21, आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका बेटा, राइट टू लाइफ, कि आपको जीने का राइट है और पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी मतलब कि आपके पास राइट है कि आप अपनी प्राइवेसी जो होता है आपका उसको बनाए रखते हो, ठीक है। प्राइवेसी होता है ना आपका कि आप अपना वो कर सकते हो, प्राइवेटली रह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसी में आर्टिकल 21 में ही राइट टू एजुकेशन भी है, जिसे हम आर्टिकल 21 क्लॉज ए कहते हैं।
आर्टिकल 21 क्लॉज ए क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, की 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको कंपल्सरी एजुकेशन देना एक फंडामेंटल राइट्स है लोगों का। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 बेटा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है बेटा आपका कि अगर मान लो किसी ने क्राइम कर दिया तो उसको हमने अरेस्ट कर दिया, बट अगर मान लो ऐसा कोई पर्सन हो जिसको लग रहा हो, हमें लग रहा है कि भाई वो पर्सन क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है, उसको क्राइम करने से पहले ही डिटेन कर लेना, अरेस्ट कर लेना, पकड़ लेना उसको, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ताकि वो आगे क्राइम ना करे, ठीक है। और इसको सिर्फ 3 महीने तक रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करना है आपको उस पर्सन को, तो आपको कुछ स्पेशल वो लेनी पड़ती है, अलाउ लेना पड़ता है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फंडामेंटल राइट। पहला हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू इक्वलिटी, दूसरा हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम भी कहते हैं, राइट टू लिबर्टी भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें कहा गया आर्टिकल 23 और 24। इसमें क्या है बेटा आपका, प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बेगार, जिस अभी हमने पहले वाले एक एग्जांपल देखा था ना कंस्ट्रक्शन वाला, उसमें ये वाला पोर्शंस के अकॉर्डिंग उनको बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसके अलावा चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर, कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ना, कि लोगों को बेच देते हैं, खासकर गर्ल्स को, आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर भी देखा होगा, गर्ल्स को ऐसे बेच देते हैं, ये सब बंद कर दिया गया इसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा जबरदस्ती लोगों को काम करवाते हैं, वो बंद करा गया। चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों को काम पे लगवाना, ये सब क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ राइट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो इसमें आपका कौन सा, आर्टिकल 25 और 28। इसमें आपका पहला राइट है फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन अदर इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कंसाइज, कि भाई आप अपना कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने रिलीजन को फैला सकते हो, बट ठीक है, लेकिन ये अनलिमिटेड राइट नहीं है। आप इतना नहीं कि आप जबरदस्ती किसी सामने वाले पर्सन को कह रहे हो कि भाई आप मेरा रिलीजन फॉलो करो, और सामने वाले रिलीजन को आप बोल रहे हो कि ये रिलीजन अच्छा नहीं, आप ये चीजें नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपके पास राइट है कि आप अपना रिलीजन अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। इसलिए हमारा इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। क्या है इंडिया हमारा, सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट मतलब कि हमारे इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, और इंडिया में सभी, कोई भी पर्सन एक अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिटी में। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल फंडामेंटल राइट फिफ्थ, जैसे कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आपके दो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, आपको पता है अलग अलग टाइप्स की माइनॉरिटीज होता है। माइनॉरिटीज मतलब बेटा ऐसे पर्सन जो बहुत कम संख्या में कंपैरेटिवली बाकी चीजों से, ठीक। एक होता है मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब जो ज्यादा होते हैं, और माइनॉरिटीज मतलब जो कम होते हैं। इंडिया में आप देखोगे हिंदू मेजोरिटी में है, और बाकी सारी जो भी कम्युनिटीज है वो क्या है, आपकी माइनॉरिटीज के अंदर से। अब कौन कौन से होते हैं, होता है रीजनल, रीजन वाइज होता है, एक लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज वाइज अलग अलग कम कम होते हैं, कल्चर वाइज अलग अलग होती है। अब क्या राइट्स है इनके पास, जो भी कोई भी माइनॉरिटीज है, और माइनॉरिटीज कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि उनको कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर पहला तो राइट उनके पास यही है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई अगर मान लो कोई पर्सन है वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो उसको कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर उन्हें लग रहा है कि भाई नहीं हम कंफर्टेबल नहीं है, तो अपना अलग से क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट राइट है ये। अब आप पूछोगे आर्टिकल 31 कहाँ गया, आर्टिकल 31 बेटा मैंने आपको अभी बताया था। आर्टिकल 31 क्या था आपका, राइट टू प्रॉपर्टी था ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपके, ये आपको हटा दिया, आपका ये वाला आर्टिकल हटा दिया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू, तो इसलिए उसको हटा के क्या हो गया, अब आप सीधा आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एग्जाम, बट ये आपका प्रॉपरली इंपॉर्टेंट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, राइट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हार्ट एंड द सोल है, क्यों, क्योंकि अगर आपका कोई भी राइट
इस 5 जो राइट है, ऊपर जो 5 राइट्स मैंने आपको बताया, उन पांचों राइट्स में अगर कोई भी राइट वायलेट होता है, किसी राइट्स को कोई नहीं मानता है, तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट जा सकते हो। वो कोर्ट की अप्रोच करने का जो राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। वरना आपके पास को पता होगा हायरार्की होता है कि अगर आप कोई केस वगैरह जा रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, अब हम इस राइट्स के थ्रू कुछ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं इश्यू करती है रिट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आपकी 5 रिट्स है आपकी। ठीक है, इस वाले रिट्स को हम दोबारा सुप्रीम जो जुडिशरी चैप्टर उसमें और दोबारा पढ़ेंगे सेम टॉपिक को। अब 5 रेट कौन कौन सी है जो जारी करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सबसे पहली रेट है आपकी बेटा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है आपका, इसका मतलब होता है कि ऑर्डर टू प्रेजेंट अ डिटेन और अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट। कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कि एक पब्लिक डायरेक्ट्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रिवेंट परफॉर्म इट्स लीगैलिटी। ठीक है, ये लीगल ड्यूटी। कि इसमें क्या होता है कि कोई एक पब्लिक ऑफिसर है, उसको बोला जाता है कि तुम अपने अकॉर्डिंगली काम करो, उसको बताना पड़ता है कि काम अपने अकॉर्डिंग करो। इसके अलावा आपका क्या है बेटा, प्रोहिबिजन। प्रोहिबिजन आपका क्या है, स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। कि अपने जुरिडिक्शन से बाहर अगर कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, वो अपने जो भी जुरिडिक्शन मतलब अपना जो उसका न्याय क्षेत्र है जहां वो काम करते हैं, उसके अब ज्यादा बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका क्या है बेटा, शर्षराय जो है आपका, शर्षराय जो है आपका कैंसिल द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रांसफर द केस टू हायर कोर्ट। कि ऐसा कोई केस है जो ट्रांसफर कर देते हैं किसको, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पे। ठीक है, इसके अलावा आपका क्यू वारंटो जो है आपका क्वेश्चंस द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर है जो शायद उसके लायक ना हो, तो उसको क्वेश्चंस करने के लिए आप जो रेट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, कहते हैं क्यू वारंटो। ठीक है, ये रेट समझ में आ गई होंगी आपको। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है, और भी बहुत सारी कमीशन जो बनाई गई है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि एक आपकी जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है वो है आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स, एनएचआरसी। एनएचआरसी क्या है बेटा, एनएचआरसी 1993 में स्टैब्लिश की गई ताकि क्या हो सके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और इसमें कौन कौन होता है आपका, एक होता है चेयरपर्सन जो उसको हेड करते हैं, वो कौन होता है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जो होते हैं वो होते हैं। दूसरा आपका जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक होते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं। और 2 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या हो, नॉलेज हो। ठीक है, अब इनका काम क्या होगा एनएचआरसी का, सबसे पहला इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन। कि भाई देखना कि कोई भी ह्यूमन के जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, दूसरा जेल को विजिट करना, वहां देखना कि भाई प्रिजनर्स जो होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनकी कंडीशंस कैसी है, क्या जबरदस्ती ऐसे, जैसे वो वाला केस हुआ लालूम वाला जो केस हुआ, उनको ऐसा केस नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो उसको देखना, बार बार विजिट करना, प्रमोट करना रिसर्च ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या अचीवमेंट्स इन्होंने करी है। तो आप देखोगे बहुत सारे थाउजेंड ऑफ द केसेस इन्होंने हैंडल्स किए हैं। कंप्लेंट्स आती है एवरी ईयर, थाउजेंड ऑफ कंप्लेंट्स आती है इनके पास। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे, पंजाब जो डिसअपीयरेंस केस हुआ था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसके अलावा गुजरात में जो दंगे वगैरह हुए थे उसमें भी इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर रोल निभाया है। लिमिटेशन क्या है कि भाई ये ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को जेल वेल नहीं डाल सकते, और ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल राइट्स है आपके पास, और अब हमारे पास क्या है, कुछ डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी क्या है बेटा, ये आपका पार्ट 4 है। क्या है आपका पार्ट 4। पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं सिंपली समझाऊं आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब स्टेट जब कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसको पॉलिसी बनाते टाइम कौन कौन से प्रिंसिपल को वो ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, तो यही डायरेक्ट करते हैं। ठीक है,
कि अगर कोई भी स्टेट पॉलिसी बना रहे हैं तो उस पॉलिसी को बनाते टाइम उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो जो भी प्रिंसिपल्स है वो बताते हैं आपके डीपीएसपी। ठीक है, इनका गोल क्या होता है, लोगों को वेलफेयर, मतलब वेलफेयर हो लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, ये सारे इनके क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। सॉरी। अब हम बढ़ेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले अब मैंने बताया डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट। सबसे पहले हम देखेंगे बोथ एम टू स्टैब्लिश जस्टिस, इक्वेलिटी एंड वेलफेयर, कि दोनों का मेन काम है इक्वेलिटी को बनाए रखना, जस्टिस को बनाए रखना, और वेलफेयर मतलब लोगों का कल्याण करना। दूसरा, फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रोटेक्ट क्या करता है, इंडिविजुअल, एक पर्सन की फ्रीडम। वाइल डीपीएसपी किसको प्रमोट करता है, सोशल वेलफेयर, सभी के लिए यहाँ पर बात करता है। डीपीएसपी सपोर्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स है तो डीपीएसपी इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब डिफरेंस है आपका क्या है, फंडामेंटल राइट, एफआर वाला फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का आपको मैंने बता ही दिया। तो फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, पहला फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, मतलब अगर कोई वायलेट करता है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। डीपीएसपी का क्या है, आपका नॉन जस्टिशिएबल है, कि अगर कोई वायलेट कर रहा है डीपीएसपी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिया गया है, अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं यहाँ पर, तो फंडामेंटल राइट सबका कहाँ से लिया गया है बेटा, यूएसए से। जबकि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जैसे हम आयरलैंड कहते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना सोर्स, तो आयरलैंड से या आयरिश से इन्होंने लिया है। फंडामेंटल राइट क्या करता है, एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि डीपीएसपी क्या करता है, पूरे सोशली वेलफेयर को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट क्या है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगाता है स्टेट को कि भाई आपको ये नहीं करना है। जबकि जो डीपीएसपी है वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है स्टेट को, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट क्या होता है, कुछ इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सकते हैं, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इमरजेंसी पता है आपको, जब पूरे देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस टाइम सब कुछ चीजें बंद कर देते हैं। बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि डीपीएसपी सस्पेंड नहीं हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल आप दे दो, राइट टू इक्वेलिटी, फ्रीडम, बहुत सारे हैं। इसमें क्या है, डीपीएसपी में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर कोई दो पर्सन सेम काम कर रहे हैं, चाहे उनका जेंडर अलग हो, तो उनको इक्वल पे ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो है बेटा वो एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आप फंडामेंटल एंजॉय करना चाहते हो तब तक ही आप कर सकते हो, जब तक आपको सामने वाला जो पर्सन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आगे और भी वीडियोस आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।